दोस्तों, शायद आपने भी सुना होगा कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। लक्ष्य है तो उसके पीछे चलते चले जाना है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया, उन्होंने वो पाया, वो अचीव किया जिसके बाकी लोग सिर्फ ड्रीम देख सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, मोमेंटम में उन्होंने ऐसा क्या पाया और इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया, आज हम इन्हीं स्टूडेंट से जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मोमेंटम्स के टॉपर्स टॉप कार्यक्रम में। तो आज भी सबसे पहले इन्हीं स्टूडेंट्स से चाहूंगा कि सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन दें, स्टार्टिंग विथ यू अभिजीत। आई एम अभिजीत शर्मा और मुझे इकोनॉमिक्स मिला है आईआईटी बॉम्बे में। और मैंने 2 साल के लिए मोमेंटम में बहुत बैच ज्वाइन किया था, जिसके बाद मुझे जेडब्ल्यू में अच्छा स्कोर मिला और मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला इकोनॉमिक्स। वेरी नाइस। माय नेम इज़ आदित्य राजभर। मुझे आईआईटी खड़गपुर में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है। मैंने भी मोमेंटम 2 साल पहले ज्वाइन किया था। मैं 11th-12th में मोमेंटम में ही पढ़ा हूँ। यानी टीचर्स ने और इनके फैकल्टी मेम्बर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं मोमेंटम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप कुमार मंडल और मुझे आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी इंजीनियरिंग मिला है। मैं मोमेंटम में 11th और 12th से पढ़ रहा हूँ और यहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है फ्रॉम द स्टार्टिंग। इसलिए मैं मोमेंटम की फैकल्टी को थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर एंड दे आर डिपेंड and they are responsible for my success and my BTech at IIT Bombay. मैं सर रुपेश पटेल और मैं आईआईटी खड़गपुर में बायोटेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में दाखिल होने जा रहा हूँ। मैं 11th और 12th मोमेंटम में पढ़ा और ये 2 साल में मुझे, क्योंकि मैं कभी इससे पहले किसी और कोचिंग किसी और मतलब मेरी स्कूल भी इतनी कुछ एकेडमिकली अच्छी नहीं थी, तो मुझे जो एकेडमिकली सपोर्ट मिल सकता था और जो बेसिकली गाइडेंस मिल सकती थी। जैसे पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक गाइडेंस ऐसी चीज़ होती है जो सब जगह नहीं मिल सकती, स्पेशली ऑनलाइन में तो हो भी नहीं पाता है वो। तो मुझे ऐसा लगा कि 11th-12th में जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि मैं पढ़ पूरे टाइम रहा था, लेकिन गाइडेंस अगर नहीं है तो तुम कहीं गलत जगह भी पढ़ सकते हो। मेरा गलत जगह से मतलब है कि तुम हो सकता है ऐसी चीज़ पढ़ लो जो शायद मे भी तुम्हें बाद में लगे कि यार इस एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़रूरी नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मुझे मोमेंटम ने बहुत हेल्प किया और वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था मेरी जर्नी। My name is Akshat Jain. I am going to be a part of IIT Bombay and I have got engineering physics branch. मेरा मोमेंटम में एक्सपीरियंस बहुत ही वर्थवाइल था और यहाँ के सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सिर्फ हेल्पफुल नहीं थे, बल्कि उनके एफर्ट्स भी बहुत अच्छे थे हम लोग के लिए। नाइस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुशागर सिंह है और मैंने अपनी 11th-12th की पढ़ाई और जेई की प्रिपरेशन मोमेंटम से की है, जिसकी वजह से मेरे को जेई में अच्छी रैंक भी आई है और अब मैं आईआईटी भुवनेश्वर जाने वाला हूँ। और मेरी सक्सेस के लिए मैं मोमेंटम के सारे टीचर्स और फैकल्टी को अपना थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो देखा आपने, सारे बच्चे आईआईटीज में जाने वाले हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो इनसे पूछना चाहता हूँ और शायद वो क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आ रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं वन बाय वन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे मैं आदित्य आपसे पूछना चाहूंगा, जब क्लास 10th आपने क्रॉस किया और 11th में आप आए, तो क्या ड्रीम्स थे आपके? पीसीएम, पीसीपी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इस तरह के जो सब्जेक्ट स्ट्रीम्स होते हैं उसको लेके आपके दिल में कोई असमंजस था या आप क्लियर थे कि आपको मोमेंटम में ही जाना है? सर, जब मैंने 10th पास किया तो मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम था और मेरा भी ड्रीम था कि मैं एक आईआईटी में जाके अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री लूँ। इसलिए मैंने पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ किया और फिर मैंने मोमेंटम आके अपनी ड्रीम को सक्सेस में बदला। कोई आप में से ऐसे भी स्टूडेंट रहे हो जिनका आईआईटी जेईई क्रैक करना पहला ड्रीम ना रहा हो, या कोई कुछ असमंजस में रहे हो कि मेरे को कोई और सब्जेक्ट स्ट्रीम लेना चाहिए? यस यस, प्लीज टेल अस। सर, जब मैं 10th में था तो एक्चुअली बायोलॉजी और मैथ्स में चॉइस होता है, तो मुझे पर्सनली दोनों अच्छे लगते थे, तो उसमें चूज करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती थी सर। पर मैंने ऐसे चूज किया था कि मैंने आईआईटी को एज यूट्यूब और बाकी जगह देखे हुए थे और मेरे ऑलरेडी 2 भैया लोग आईआईटी में थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला मैथ साइंस में। क्या किसी ने डिविएट किया कि नहीं नहीं तुम ये नहीं लो, तुम कुछ और ले लो, टाइप्स कुछ इस तरह का? डिबेट नहीं, पर कुछ लोग बोलते थे कि इंजीनियर तो बहुत है, डॉक्टर भी बन सकते हैं, तो इंजीनियर बनने मतलब सीखने में बहुत अच्छी चीज लगती है इंजीनियरिंग। वेरी नाइस।
मैं आपसे जानना चाहूंगा कुशाग्र कि जब आपने सोच लिया होगा कि मेरे को जेई करनी है, इसके बाद नॉर्मली पेरेंट्स के दिल में एक सवाल आता है कि विच प्रेप प्रोग्राम टू चूज फ्रॉम, बिकॉज मार्केट जो है प्लेथोरा भरा पड़ा है, देयर आर प्लेंटी ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑल अराउंड कि आप ये चुने, आप वो चुने। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स हैं, बाजारों में होर्डिंग्स लगे हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स हैं। आपने मोमेंटम को फाइनलाइज कैसे किया अमंग ऑल दीस सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स? सर जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ढूंढना चालू किया था मेरी जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो शुरुआत में मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने एक्चुअल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाके मतलब थोड़ा सा वहाँ पे जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा पूछा था कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का जो सपोर्ट देते हैं वो लोग वो कैसा है। एंड अल्टीमेटली मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि मोमेंटम में यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, यहाँ के जो डायरेक्टर्स है, जो डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पर जो होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी हेल्प यहाँ से मिल रही है, और ये सब मैंने बहुत सारे जब लोगों से सुना तो मैंने डिसाइड किया कि मोमेंटम वुड बी द बेटर चॉइस अमंग ऑल। रुपेश, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपने कैसे चुना मोमेंटम को? मेरा एक्चुअली ऐसा था कि 10th क्लास के बाद मेरे दिमाग में था कि सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना है, तो मैंने सोचा आईआईटी। तो मुझे ये था कि मैं घर में रह के प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं जबलपुर सिटी में बेस्ट कोचिंग के लिए सर्च किया। तो मुझे मोमेंटम और भी कुछ कोचिंग्स थी जो दिमाग में आई थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्या है जो मोमेंटम को अलग बनाता है, किसी भी कोचिंग को किसी और कोचिंग से अलग बनाता है। तो मुझे लगा कि मतलब मोमेंटम इंस्टीट्यूट को मैंने देखा कि यहाँ के जो डायरेक्टर्स है वही पढ़ा रहे हैं। तो एट दी एंड यहाँ पर किसी भी बच्चे के दिमाग में हमेशा यही रहता है एक सवाल कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ करप्शन हो या फिर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पढ़ाया अच्छा नहीं जा रहा, बस ऐसा कि फीस के लिए ले लिया हो। तो मेरे दिमाग में वो क्लियर हो गया था कि अगर डायरेक्टर ही पढ़ा रहा है तो फिर उसकी तो बात ही नहीं। तो मुझे लगा इट्स द बेस्ट। आप में से किसी को जब आप ज्वाइन करने वाले थे, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि जब आप ज्वाइन करने वाले थे तो यहाँ पे किन्हीं एक मेंटोर का, किन्हीं एक टीचर का कुछ ऐसा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा कि आपने कहा नहीं नहीं, दिस इज द ओनली प्रेप प्रोग्राम दैट आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू? सर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि जब डेमो क्लासेस हो रही थी और तो जब मैंने डेमो क्लासेस को अटेंड किया था यहाँ पर जब हो रही थी, और मैंने जो डायरेक्टर्स जैसे आके पढ़ा रहे थे उनका जो टीचिंग स्टाइल था, वो जो जिस तरह से कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, वो तरीका मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि वो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी था, वो कॉन्सेप्चुअली भी ठीक था, और उस वजह से मैंने मोमेंटम चूज किया था। मोमेंटम के फैकल्टी मेंबर्स को लेके किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल सारे फैकल्टी मेंबर्स को लेके? मैं दीप आपसे शुरू करना चाहूंगा। टीचर्स तो सारे सपोर्टिव थे मुझे, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट ही था शुरू से, बट धानुका सर, शशि सर ने हेल्प किया बहुत एट एवरी स्टेप। पहले मेरा 10th के बाद मैथ्स मेरा कमज़ोर था शुरुआत से, धानुका सर ने बहुत हेल्प की, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ की वजह से ही मैंने पीसीएम लिया था। एंड मेरे आई गेस एडवांस में सिलेक्शन का रीज़न भी मेरा केमिस्ट्री ही है, एंड आई वांट टू थैंक कपिल सर फॉर दैट। आई डोंट थिंक कपिल सर से बेस्ट केमिस्ट्री कोई पढ़ा सकता है। वेरी नाइस। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर मुझे एक बात बोलनी थी सर, जब मैं पहली बार आया था तो मुझे शाहिद सर जो थे उनका एंथुजियाज्म बहुत अच्छा लगा था। सर वो बहुत मन से पढ़ाते हैं और बहुत एंथुजियाज्म से पढ़ाते हैं। सर वो इंटरेक्ट भी इतने अच्छे से करते हैं कि हम लोग का मन करता है कि इनसे और क्वेश्चंस पूछे और कुछ नया जानने को मिले। ऐसा है। अभिजीत, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सर मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ किसी टाइप का था कि जब मैं शशि सर से पहली बार पढ़ा था तो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा था कि वो खुद इतने हाईली एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर हैं, फिर भी वो चीज़ों को इतने सिंपली तरीके से ब्रेक डाउन करके पढ़ा रहे हैं कि कोई एवरेज बच्चा भी उसको अच्छे से कैच कर पा रहा है। और ये चीज़ मैंने भी देखी कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा पहले अच्छा था 10th में और बाद में भी अच्छा था, लेकिन जब सर ने पढ़ाया तो मुझे आगे की चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और मुझमें जितने भी डाउट रहते थे सर एक बार में इतने अच्छे समझा देते थे कि कुछ आगे का बचता ही नहीं था डाउट। पढ़ाई करते रहे होंगे तो डाउट्स भी आते रहे होंगे, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बार हमें लगता है कि कोई मुझे पर्सनली बता दे, कोई मुझे एक बार और समझा दे। इस तरह के कई बार आपको भी मौके आए होंगे कि लगता होगा कोई डाउट क्लास नहीं, कोई पर्सनली बैठा के समझा दे, इंडिविजुअली बता दे। तो मोमेंटम के फैकल्टी टीम कितने अप्रोचेबल थे आपको इंडिविजुअली समझा पाने के लिए, इंडिविजुअल डाउट सेशन देने के लिए? उसके बारे में थोड़ा सा हमें आप लोग थोड़ा कलेक्टिवली थोड़ा बताएं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
सर जब मैं 10th में था तो मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम लिया था जो कि बहुत फेमस था JEE के लिए। लेकिन मैंने उससे कुछ महीने पढ़ा, लेकिन मुझे उससे समझ में उतना अच्छा आता नहीं था और डाउट पूछने का तरीका उसमें अच्छा नहीं था। फिर जब मैं ऑफलाइन मोमेंटम में आया सब सिलेक्शन करने का कि ये कोचिंग में जाना है, तो यहाँ पे मैं जब कुछ महीने पढ़ा और मुझे जितने भी डाउट्स आते थे मैं अलग से जाके केबिन में सर से पूछ लेता था, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के डाउट होते थे, और सर आसान से बहुत आराम तरीके से समझा देते जिस तरीके में मुझे समझ में आ जाए। तो उससे पूरे डाउट मैं अपने खत्म कर लेता था। और जैसे कभी होता है कि सर पढ़ा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आया और मैं पूछ नहीं पाया बीच क्लास में, तो मैं बाद में कभी बाहर कभी केबिन में कभी बाहर ही मैं छुट्टी के टाइम पूछ लेता था, तो सर समझा देते थे उसमें। आप लोग भी कुछ अपने बारे में बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंडिविजुअल डाउट सेशंस और उसके लिए। सर इंडिविजुअल में तो ऐसा था कि सर लोग कभी ऐसा मना नहीं करते थे, हम लोग केबिन में भी जाके पूछ लेते थे। पर सर ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल बस पूछते थे। हमारी क्लासेस के जस्ट बाहर बेंचेस लगी रहती थी जहाँ टीचर्स बैठते थे और हम लोग भी आजू बाजू लाइक झुंड बना लेते थे और सब क्वेश्चंस थ्रो करते थे, वो आंसर करते थे और बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता रहता था, नॉट ओनली इन क्लास बस जस्ट क्लास के बाहर भी। ओके। तो सर कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग का ब्रेक का भी पता नहीं चलता था और पूरा ब्रेक निकल जाता था सिर्फ इंटरेक्शन में। वो बहुत फन रहता था। Very nice. आप लोग भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर मेरे लिए तो मोस्टली जो क्लास के बीच में डाउट सेक्शन होते थे वो ज्यादा काम में आते थे, बट मुझे कभी कभी ये भी लगता था कि क्लास के बाद भी डाउट्स बच गए हैं, क्लास में सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए। तो सर हमेशा क्लास के बाद बाहर वेट करते थे कि अगर किसी को डाउट्स हो तो वो बता पाए सही से, तो उसमें भी मैं अपने डाउट्स काफी अच्छे से क्लियर कर देता था। बहुत बढ़िया। पढ़ाई के दौरान अक्सर ये रहा होगा कि देयर आर सम हाइज एंड देयर आर मेनी लोज आल्सो। जब मोरल डाउन रहता है, कोई एक खास टेस्ट के बाद मोरल डाउन हुआ हो, या इमोशनली थोड़ा सेटबैक्स कई बार आते हैं हमारे को, क्योंकि जर्नी जो है बहुत टॉपसी टर्वी जर्नी है। तो आप लोग के एक्सपीरियंसेस कैसे थे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार स्पेशली एडवांस टेस्ट में मुझे ऐसा लगता था कि कई बार मेरे नंबर बहुत कम हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो टीचर है उस सब्जेक्ट ऑब्वियसली तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, कोई एक वीक होगा और दूसरा शायद माइल्ड होगा। पर जो वीक होता है उसमें जनरली बच्चा डर जाता है, पूछता ही नहीं है। पर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट यही हो सकती है कि अगर तुम्हारा टीचर रिस्पॉन्ड करे उस क्वेरी को, अगर वो बताए कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे नंबर इस चैप्टर में कम आ रहे हैं, तुम उनको बताओ और फिर वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट। एंड वो यहाँ पर होता था क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद बस मौका मिलता था, हमारे पास तो नंबर्स भी थे टीचर के, तो हम उनसे रात में भी कॉल करके पूछ लेते थे। टेलीग्राम में हमारा ग्रुप भी बना हुआ था अलग से, जहाँ पर हम लोग पूरा दिन ही ऑलमोस्ट सवाल पूछते रहते थे और जवाब देते रहते थे। इमोशनली जब आप लोग को सेटबैक्स डिप्रेशन आता था, तब टीचर्स कितने हेल्पफुल होते थे आपको इमोशनल सपोर्ट कर पाने में? सर इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे अतुल सर जो डायरेक्टर हैं हमारे मोमेंटम के, अतुल सर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हमको सपोर्ट करते थे और हर चीज़ के लिए वो गाइड करते थे, ना ही केवल पढ़ाई के लिए बल्कि बाकी चीज़ों के लिए कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं और मतलब फिटनेस कैसे मेंटेन करते हैं और दिमाग को शार्प कैसे रखते हैं। हर चीज़ के लिए सर उसमें काफ़ी हेल्प करते थे अतुल सर और बाकी भी जितने डायरेक्टर हैं सभी, जिस कारण से मोरल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता था और फिटनेस भी काफ़ी अच्छी बनी रही, उसमें काफ़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं आई पूरे 2 साल की प्रिपरेशन। और कोई एक्सपीरियंस आप लोग के? सर और सारे टीचर्स जो भी थे वो फ्रेंड की तरह अप्रोच करते थे हमें, क्वेश्चंस के समय भी थ्योरी के समय भी, तो इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा रहता था। 2 साल का जो प्रिपरेशन टाइम था उसमें कई बार एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर मोमेंट। वो ट्रिगर मोमेंट क्या था जब लगा नहीं यार अब तो करना है बॉस? तो व्हाट वाज दैट ट्रिगर मोमेंट फॉर यू ऑल? तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। मतलब मेरे को याद है जब मेरा पहला टेस्ट हुआ था तो मेरी क्लास में सेकंड रैंक आई थी, क्योंकि मतलब 240 में मेरे 221 आए थे और टॉपर के 222 आए थे। तो मुझे लगा मैं शायद ठीक कर रहा हूँ, तो मैं मतलब बेस्ट बैच में भी था उसमें, मतलब बेस्ट बैच इन द सेंस कि वो बैच जो था उस समय सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके आ रहे थे उसको उस बैच में डाल दिया गया था, तो स्टार्टिंग में। तो मुझे लगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड टेस्ट में मेरी क्लास में 14th रैंक आई थी। तो फिर उस समय मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं अब बहुत पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि अगर 14th रैंक हर बार ही आई तो फिर हमेशा तुम डाउट में ही रहोगे कि तुम कर पाओगे या नहीं। तो वो मेरे लिए मोमेंट था। मेरी 27th रैंक आई थी ओवरऑल, तो तब मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसी JEE प्रिपरेशन नहीं होगी। फिर मैं सोचा कि कुछ असली तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। तब
मैं जब फिर उसके बाद मैं बेस्ट बैच में आया, फिर मैं यहाँ के मतलब जितने फ्रेंड्स हैं उनसे कम्युनिकेट किया और टीचर से कम्युनिकेट किया कि मतलब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद से जो मैंने पढ़ना चालू किया तो थोड़ा मेरे नंबर्स भी अच्छे होने लगे और रैंक भी अच्छे होने लगे थे। सर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे जेई मेन 1 में 96 परसेंटाइल थे। मैक्सिमम लोगों का यही कहना था जेई एडवांस क्रैक करने के लिए 98-99 परसेंटाइल तो होना ही चाहिए। तो मेरे लिए तो वो नथिंग टू लूज मोमेंट था। तो उस भरोसा तो था नहीं एडवांस क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। 96 परसेंटाइल एज सच बुरा भी, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं। राइट। तो तब मैंने जी जान लगाई 4 महीने। जेई मेन 2 भी देखा, बट मेन फोकस तो मेरा एडवांस पे ही था। मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं शांत रहता हूँ, मतलब क्लास में इतना इंटरेक्ट नहीं करता किसी से, अकेले रहना पसंद। मुझे ये नहीं लगता यहाँ पे किसी ने विश्वास किया होगा मैं IIT पहुंचूंगा। तो ये मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ना केवल अच्छी कोचिंग बल्कि कोचिंग के अंदर का अच्छा होना, माहौल जो भी है वो भी, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो पीयर ग्रुप, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, वो होना भी बहुत जरूरी है। तो आपके लिए मोमेंटम में जो एनवायरनमेंट था वो कितना कॉम्पिटिटिव आपको मिला? मतलब एनवायरनमेंट तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, क्योंकि मैं जब 10th क्लास में था, मतलब मैं तुमको बताया जैसे मैं कोई कोचिंग नहीं गया, तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि 1 मार्क्स में 4-4 बच्चे होंगे। जब मैंने पहली बार देखा तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे तो मतलब ऑल द वे फ्रॉम, मुझे याद है कि 300 में से कई बच्चों के 296 295 भी आते थे, और ऑल द वे फ्रॉम दैट टू किसी लास्ट वाले बच्चे के 30 नंबर 40 नंबर भी आ रहे। तो मुझे लगा कि अगर इतना वेरिएशन है, और ये कहते हैं बच्चे बहुत ही ज्यादा थे, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो इतना वेरिएशन 300 से 40 मार्क्स का वेरिएशन, मतलब 260 नंबर का, वो भी 70 बच्चों में। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत कंपटीशन था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ साथ में एक होता है पीयर डाउट सॉल्विंग, क्या वो भी जरूरी है? यस सर, वो बहुत जरूरी है। आप हमारे लोग को कैसे उसमें हेल्प मिली? सर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें सभी बच्चे और डायरेक्टर्स और जितने भी टीचर्स सब जुड़े हुए थे। तो किसी बच्चे को छोटे से छोटा डाउट आता था, उस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देता था उसके मतलब जितने भी दोस्त हैं और जितने भी मतलब पूरे कोचिंग के जितने बच्चे हैं, उनमें से कोई ना कोई तो सॉल्व कर ही देता था। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाते थे जो हमारे डायरेक्टर्स उसमें बता देते थे। और क्लास में भी हम लोग एक दूसरे से पूछ लेते थे, तो उसमें बहुत हेल्प होती थी जितने भी बच्चे थे उनसे। क्लासेस के अलावा आप लोग क्या लाइब्रेरी में भी टाइम स्पेंड किया करते थे? यस। कई बार क्लासेस के बाद हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा हम लोग क्लासेस के बाद रुक जाते थे वहीं पे, अलग अलग बुक सॉल्व करने के लिए, या इनफैक्ट जो क्लासेस के बाद डाउट चल जाते थे उनको सॉल्व करने के लिए या रिवाइज करने के लिए, इसी चीजें करने के लिए हम रुक जाते थे लाइब्रेरी में। और इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि स्टडी मटेरियल जो है वो भी शायद उतना ही इम्पोर्टेंट है। मोमेंटम का स्टडी मटेरियल आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, थोड़ा हमें बताइए। सर मोस्टली मोमेंटम का जो स्टडी मटेरियल था उससे जितने भी प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट है जो क्लासेस में कभी कभी समझना रह जाते थे, उनको मॉड्यूल से रीड करके और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद वो कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाते थे। तो मॉड्यूल्स ने काफी हेल्प किया है इस प्रिपरेशन। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट था, ना ही बहुत ज्यादा था ना ही बहुत कम था, उतना ही था जितना करना चाहिए और इम्पोर्टेंट है। कभी आपको नहीं लगा कि मेरे को इंटरनेट से कुछ और मटेरियल डाउनलोड कर लूं, या फिर मैं कुछ और कहीं से ऑनलाइन कुछ किताब मंगा लूं, या कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लूं? सर एक्स्ट्रा पढ़ना तो वो अपने ऊपर है, पर जब मोमेंटम में रहते थे तब मोमेंटम का सफिशिएंट रहता था हम लोग के लिए करना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का जो यहाँ पे एक पर्सनली ग्रुप बना रहा होगा जिसमें आप लोग सब एक साथ पढ़ाई करते होंगे, वो ग्रुप में सबसे ज्यादा उत्पाती कौन था? अक्षर। कैसे? सर वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछता था और उसके क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता था, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते, पता नहीं मतलब, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछता था। अच्छा, उसने बनाए भी बहुत सारे क्वेश्चन से खुद भी बनाए थे। ओके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग से पूछना चाहता था, जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को मोमेंटम के टेस्ट कितने हेल्पफुल लगे और टेस्ट सीरीज मोमेंटम की कितनी हेल्पफुल लगी? सर सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही लगी है
क्योंकि सर बहुत ही स्केड्यूल्ड टेस्ट होते थे, बाई वीकली टेस्ट होते थे और कभी कभी 21 डेज में भी होते थे सर। पर और एंड में जब मेंस पास आने लगा था तो ऑलमोस्ट हर वीक में दो दो टेस्ट भी होने लगे थे। और सर टेस्ट सिर्फ जरूरी नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। तो हमारे सारे टीचर हम लोग को हर बार फोर्स करते थे कि टेस्ट तो तुमने 3 घंटे दे दिया, पर टेस्ट के एनालिसिस के लिए भी कम से कम 2 से 3 घंटे दिया करो। वेरी नाइस। यस सर। तो टेस्ट के तुरंत बाद हम लोग 1-1 घंटे रुकते भी थे मैथ्स एडवांस के टाइम कि उसका एनालिसिस तुरंत करने के लिए, अपनी मिस्टेक सीखने के लिए। डेली हम लोग के रेगुलर क्लासेस के बाद 1 घंटा प्रैक्टिस सेशन होता था जिसमें हमें APPS मिलते थे। ये APPS क्या होता है सर? एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, जो मॉड्यूल्स के अलावा जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग को मिलता था। हमें एक लिमिटेड टाइम में डेली ओके वो हमें एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता था और लास्ट के 15 to 20 मिनट्स हमें उसके सॉल्यूशन भी मिलते थे ताकि उसका एनालिसिस भी हम लोग तुरंत कर सकें, जो बहुत हेल्पफुल था। तो APPS को सॉल्व करना जरूरी है ऐसा हम मान के चलते हैं। तो क्या छोटे बच्चों को भी APPS साथ साथ में सॉल्व करते रहना चाहिए कि सिर्फ क्लास 12th के बच्चों को ये करना चाहिए? सर छोटे बच्चे सर ऐसा होता है कि सिर्फ बुक से पढ़ाई हो जाती है, पर उसकी प्रैक्टिस के लिए तो हमें कोई एडिशनल प्रॉब्लम्स करनी पड़ते हैं। तो अच्छा। उनको अपने लेवल पे, उनके इंस्टीट्यूशन जहाँ वो है, उनको अपने लेवल पे भी करते रहना चाहिए APPS जैसी शीट्स। ओके। मैं एक और खास बात पूछना चाहता हूँ कि मोमेंटम में आप आए, यहाँ पे खास तौर पे एक बैच शुरू किया गया था जिसको लॉन्ग आवर्स 5 days a week एक्सटेंडेड बैच था जिसमें काफी लंबे समय तक आपकी क्लासेस चला करती थी। उसका श्रेय आप इस सक्सेस में कितना पाते हैं? सर बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि स्कूल हम सबकी ऑलमोस्ट स्कूल जो थी वो काफी हमें रिलैक्सेशन मिल गई थी अटेंडेंस में। तो हमें ऐसा बहुत कई बार ऐसा होता है कि तुम घर पे हो और तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई करते करते कई बार इंसान सब्जेक्ट से भी बोर हो जाता है। वैसे तो सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर फिर भी इंसान कई बार बोर हो जाता है। लेकिन स्कूल वाली फीलिंग हमें ऐसे मॉर्निंग आवर्स भी लगती थी हमारी कोचिंग, और लगभग 7 hours की रहती थी। उसी में लंच भी होता था, तो पूरी स्कूल की फीलिंग आती थी। वहीं कोचिंग में पढ़ते थे, वहीं थोड़ा बहुत होमवर्क भी करने को टाइम दिया जाता था, वहीं लंच भी होता था और फिर घर आते थे तो बचा हुआ होमवर्क और बची हुई रिवीजन करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और बोर्ड एग्जाम्स के साथ में प्रिपेयर करना, बोर्ड एग्जाम्स में भी परफॉर्म करना, तो ये ड्यूअल टास्क आप लोग के हाथ में रहा होगा। इसमें मोमेंटम कितना सहयोगी रहा आपका बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कराने में और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी? थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये मोमेंटम ने ऐसे हेल्प करी थी कि जब भी हमारे स्कूल के लिए एग्जाम होते थे उसके लिए हमको कभी कभी लीव भी मिलती थी। एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए इन लोगों ने सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो भी कई सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने कई बार लिए थे, उससे भी कई बार हेल्प हुई थी। एंड इनफैक्ट कभी कभी बोर्ड के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, उसके PYQ कराने के लिए, वो सब के लिए भी कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाती थी, तो उसने भी काफी हेल्प किया था बोर्ड एग्जाम। सर और टीचर्स तो हमेशा से ही बोल रहे थे कि कराते भी थे, हम लोग को हमेशा से NCERT करने बोलते रहते थे, जैसे चैप्टर खत्म हुआ NCERT करते जाओ। कपिल सर स्पेसिफिकली हम लोग को हर बार बोलते हैं कि ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर खत्म हुआ उसकी तुरंत NCERT खत्म करो। सिमिलरली मैथ्स में भी अतुल सर और आशीष सर बोलते थे कि NCERT जरूर खत्म करना है, तो वो डुअल टास्क ना रह के सिंगल टास्क जैसा ही हो जाता था जेई और बोर्ड। और सर जो यहाँ के टीचर्स है वो हमें तो पहले यही लगता था कि जो बोर्ड्स होता है वो एक थ्योरेटिकल ज़्यादा साइड होती है और जेई में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर यहाँ के टीचर्स ने हमें बताया कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको उसके लिए थ्योरी भी आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो असल में 2 डिफरेंट टास्क नहीं रह के वो एक सिंगल टास्क ही रहता था कि बोर्ड्स भी करना है और जेई भी करना है। इस पर्टिकुलर साल मोमेंटम एकेडमी से 30 बच्चों का 30+ बच्चों का IIT JEE में सिलेक्शन हुआ है और 5+ गर्ल्स का सिलेक्शन IIT JEE में हुआ है। तो इस सक्सेस को आप कैसे देखते हैं? ये कलेक्टिव अप्रोच थी, क्योंकि हमारा जो बैच था, हमारा बैच नहीं, मुझे लगता है कई बार हम कह देते हैं कि हम जो ज्यादा अच्छे बच्चे थे उन्हें एक बैच में करते गए, लेकिन मुझे लगता है कि 50% सिलेक्शन शायद हमारे बैच से होगी, बाकी 50% तो बाकी बैचेस। तो हमारी कोचिंग में ऐसा था नहीं कि कोई बैच बहुत ही आगे चल रहा है बाकी बच्चे पीछे है, नहीं, सारे बच्चे लगभग बराबर ही चल रहे थे। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है जो बैच जिन्हें लोग नीचे बोलते हैं वो बैच में थोड़ा कोर्स स्लो चलाया जाता था ताकि बच्चे जल्दी उसको कैच कर सके।
तो उसके कारण मुझे लगता है कि हमारा जो सिलेक्शन रेशियो था वो इतना अच्छा था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन बाजू में कोई बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा है, बाजू में बैठ के कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है और उसमें हा हा ही हू मेरे को भी इरिटेट कर रहा है या मेरे को भी कंपेल कर रहा है कि मैं भी उसको देखूं, मेरे अंदर भी एक सेंस ऑफ क्रेविंग आ रही है। तो क्या आपके अंदर भी हुआ कि हम भी सोशल मीडिया के अंदर जाएं और हम भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करें? सर वैसे तो क्लास में ऐसा कोई नॉर्मल स्टूडेंट को दिखा नहीं था कि जो क्लास में बैठ के ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इनफैक्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बहुत फोकस थे, जब भी क्लास हो रही है तो ऑलमोस्ट हर कोई क्लासेस पे ही ध्यान देता था। इनफैक्ट प्रैक्टिस सेशन हो रहा है तब भी बहुत सारे लोग शांत बैठ के बस शीट सॉल्व करते थे अच्छे से। एंड अगर कोई ऐसा था भी जो करता था तो मोस्टली वो अकेले में टीचर्स को अवॉइड करने के लिए वो क्लास के कोने में जाके ये सब चीजें करता था, तो उस पर ज्यादा ध्यान हम लोग देते भी नहीं थे। नहीं, क्लास के अलावा लाइक जब आप लोग घर जाते होंगे, घर में आपको भी लगता होगा, एक टेम्पटेशन आती है कि मैं भी मोबाइल उठाऊं, मैं भी कंटेंट स्क्रॉल करूं, मैं भी रील्स एंड दिस एंड दैट देखूं, स्टोरीज एंड शॉर्ट्स एंड दिस एंड दैट। तो क्या आप लोग का मन कभी नहीं किया? सर करता तो था, पर फिर धीरे धीरे समझ आता है कि मोबाइल इज अ टाइम किलिंग मशीन। अब हम जब हमारे जे एडवांस ये लाइन आपने बहुत बढ़िया बोली, एक बार ऑडियंस के लिए फिर से बोलिए आप। मोबाइल और सोशल मीडिया इज अ टाइम किलिंग मशीन। हम लोग का अब जो ये फ्री पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन जे एडवांस एंड कॉलेज, अब हम मोबाइल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा कुछ करने को है नहीं, हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं बहुत कुछ। पर जब हम पढ़ रहे हैं तब टाइम नहीं है सोशल मीडिया चलाने का, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया चलाने लगते हो तो फिर आपको पता नहीं चलता कैसे कैसे टाइम किल हो जाता है। सर और मोस्टली पहले सर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सोशल मीडिया की जो क्रेविंग होती है वो होती है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो अपनी प्रिपरेशन में धीरे धीरे वो आदत जो होती है वो सिस्टम से ही बाहर निकल जाती है और आप पढ़ाई से अपना जो टाइम होता है वो धीरे धीरे स्पेंड करने लगते हैं। I would like to take this question to rest of boys। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप लोग का मन किया सोशल मीडिया की तरफ जाने का? सर मैं एक या चीज बताना आपके पेरेंट्स ने आपको रोका हो? थोड़ा बताइए, आप कुछ कह रहे थे। सर बच्चे आजकल मोटिवेट होने के लिए कोई जैसे उनका कोई भी ड्रीम कॉलेज है उसका ब्लॉग्स देखेंगे, रील्स देखेंगे या उसके इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे। मैंने आईआईटी बॉम्बे के ब्लॉग्स मेरे सिलेक्शन के बाद देखना स्टार्ट किया था उसका कैंपस टूर के लिए। वेरी नाइस। तो पहले एफर्ट्स, उसके बाद फिर कॉलेज। बहुत बढ़िया। अभिजीत, आपका कुछ एक्सपीरियंस? सर मैंने इस क्रेविंग को रोकने के लिए और इसको कम करने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम वगैरह सब चालू कर दिया था, तो उससे क्रेविंग मुझे बहुत ही कम होती थी। और जब भी मतलब मैं थोड़ा बोर हो जाता था तो मैं कभी कुछ खेल लेता था थोड़ा आउटडोर जाके, या फिर मतलब फिर मैं पढ़ ही लेता था या फिर कोई नई बुक पढ़ लेता, एनसीईआरटी पढ़ लेता था उसमें, और जो अदर सब्जेक्ट की बुक होती हैं जैसे हिंदी इंग्लिश वो सब पढ़ लेता था, तो उसमें मतलब बोर नहीं होता था मैं कभी भी ऐसे पढ़ने से। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो वो मुझे लगता है कि बॉन्डिंग का अपोजिट होता है। अगर तुम किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे मम्मी पापा सबसे क्लोजेस्ट होंगे तुम्हारे, तो अगर तुम उनसे बॉन्डेड हो, अगर तुम घर में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे खाना खाते टाइम बस तुम उनसे बातें कर रहे हो, तुम उनसे सब शेयर कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कम आए तो वो शेयर कर रहे हो, दादा आए वो शेयर कर रहे हो, तो एट द एंड वो बॉन्डिंग मतलब कहीं ना कहीं वो तुम्हें ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप कर देता है, नहीं सब लोग साथ में, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। पढ़ाई आता है खुद से। ओके, पढ़ाई, डाउट्स, स्टडी मटेरियल के साथ में एक और बहुत चीज इम्पोर्टेंस है और वो है सेल्फ स्टडीज। आप लोग कितना समय इसके लिए लगाते थे और सेल्फ स्टडीज को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? तो सेल्फ स्टडी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेडिकेटेड वे में होना चाहिए। हमारे यहाँ के टीचर्स भी बोलते हैं एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो घर जाके पढ़ाई करनी चाहिए हमारे इतने बिजी शेड्यूल के बाद। सर पर मैं पर्सनली उतना ही पढ़ता था जितना मन करता था, क्योंकि सर बिना मन के पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, उससे भी टाइम ही खेलो। अच्छा, और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, सेल्फ स्टडीज को कितना इम्पोर्टेंट माना आपने और कितना समय उसके लिए दिया करते थे? तो सेल्फ स्टडीज तो इम्पोर्टेंट होती है काफ़ी, लेकिन जैसे कि अक्षर ने बोला कि जब तक आपका मन करे आपको मन के हिसाब से पढ़ना चाहिए, अगर मन नहीं कर रहा है तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन तब भी आप कोशिश ये करें कि दिन भर में मिनिमम तो 5 से 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी के टाइम। और आप कितनी देर की पढ़ा करते थे? सर मेरा भी लगभग इतना ही रहता था, 5 to 6 आवर्स। अभिजीत? सर यहाँ के 6 आवर्स के लेक्चर के बाद मैं भी 6-7 आवर्स सेल्फ स्टडी कर लेता था। वो कौन सा
वर्ड है जो मोमेंटम को डिफाइन करता है आपके लिए? हेल्पफुल, हेल्पफुल, और फ्रेंडली, फ्रेंडली, persist, परसिस्टेंट, The guardian. गार्जियन। बताइए अभिजीत, आप बताइए। सर मोमेंटम होम घर जैसा। ज्यादा आप सेल्फ स्टडी सेक्शन जो सेशन होता था इसको एंजॉय करते थे या ग्रुप स्टडी सेशन को ज्यादा एंजॉय करते थे? सर ग्रुप Group स्टडी। पर एक्सपर्ट्स तो कहते हैं ग्रुप स्टडी नहीं करनी चाहिए, आप लोग क्या ऐसे क्या बोलते हैं इसके? तो ग्रुप पे डिपेंड करता है, Yes, ग्रुप sir. अगर ठीक है तो ग्रुप सर डिसिप्लिन होना चाहिए ग्रुप स्टडी में। And one that thing that you will be missing the most while you will be going out of momentum. टीचर्स, The teachers and fun. टीचर्स एंड फ्रेंड्स। सर क्लास। Any particular teacher you will be missing the most? सही से Sir Ashish sir. सर आशीष सिद्धांत सर। आशीष सर, सिद्धांत सर। And Aditya? आशीष सर। आशीष। Okay. अच्छा, youngsters जब आपको देखते हैं and you think that I mean youngsters think that you are their role model because आपने वो अचीव कर लिया जो अभी तो वो बच्चे ड्रीम कर रहे हैं, क्लास 9th 10th 11th और 12th के बच्चे। तो उन बच्चों को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे, मैं सबसे जानना चाहूँगा। सर IITians मार्स से नहीं आते, धरती पे ही रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सर सुंदर। लोग हमसे मोटिवेशन मांगने आते हैं, लेकिन अगर हम कुछ मोटिवेशन दे भी दे तो मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। सर बस 2 साल में कंसिस्टेंट रह के सारी पर जो प्रिपरेशन होती है वो करनी होती है। हर दिन थोड़ा बहुत टाइम देके पढ़ाई करो और बाकी सब तो अपने आप जैसे जैसे करते जाओगे सक्सेस मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि कोई मुझसे अगर कुछ पूछता भी है मोटिवेशन के लिए तो एट द एंड हम एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडवाइस मुझे लगता है एक सर्टेन लेवल के बाद कोई काम की नहीं होती। अगर तुम खुद से सोच रहे हो, अगर तुम अपनी ग्रोथ के लिए सोच रहे हो कि मैं अच्छा करूंगा, मैं IIT निकालूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो तुम जो भी करोगे वो किसी ना किसी तरीके से सही होगा। मे बी किसी और के लिए नहीं तो तुम्हारे लिए तो सही होगा, पर मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए तो मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होगी। वो ट्रुथ ही है। क्या ट्रूथ है? वो ट्रुथ ये है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी और से पूछ के उसकी एडवाइस लेके तुम सोचो कि तुम बेस्ट कर लोगे, तुम उसने बोला तो तुम्हारा ये करने से तुम्हारा ये निकल जाएगा, ये करने से मोस्टली बच्चे गूगल या यूट्यूब में जाके सर्च करते हैं कि मतलब जैसे मेरे को दिखता है कि व्यूज दिख जाते हैं ना, तो समझ में आता है कि बच्चे ये बहुत सर्च करते हैं कि जल्दी से ये सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाए, जल्दी से ये कैसे कंप्लीट हो जाए कोई भी चीज के लिए, तो वो कभी मैटर नहीं करता। मतलब आपके लिए आप कहना चाहते हैं कि शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। हाँ Yes. मतलब अपना ही जो सब खुद Deep- सोचे कि सर मेरे लिए दूसरों से मोटिवेशन लेना नहीं, आप बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर योर यंगस्टर्स हु आर ड्रीमिंग टू गेट देयर व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड? सर उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट्स तो बिल्कुल नहीं लेना है। कि जैसे अभी जब हम लोग जेई प्रिपरेशन के टाइम 6 मंथ में सिलेबस कैसे ख़त्म कर लें, ये इन सब वीडियोस बहुत आते हैं सोशल मीडिया पे और व्यूज़ भी बहुत होते हैं। इन सब से दूर रह के अगर वो अपने टारगेट जैसे जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना है ताकि उनकी उसमें एक भी गलती ना हो, और वीक पॉइंट्स में भी ध्यान दें और इन सब वीडियोस से दूर रहें तो वो अचीव कर सकते हैं। और एक एक पॉइंट आप में से मैं हर एक से चाहूंगा कि व्हेन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चूज ए कोचिंग प्रोग्राम और प्रेप प्रोग्राम, तो आप लोग एक एक पॉइंट बताएं कि वो क्या चीज देखें आप अपने कोचिंग सेंटर में जिसके बाद आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। सर डाउट सॉल्विंग, मतलब टीचर ज्यादा क्या कहते हैं बच्चों को मोटिवेट करने में पूरा समय ना लगाते। वो मतलब बेसिकली उस पर ध्यान ये हो कि बच्चे भी मुझसे ये सीखे कि तुम्हें सिर्फ काम करना है, काम से ही कुछ मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। सर टीचर्स का जो टीचिंग का मेथड होता है वो कैसा है वो एक बार समझना। दी सर सपोर्टिव टीचर्स नॉट ओनली फॉर टॉपर्स बट ऑल्सो फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। ओके, आदित्य? Sir, including all these, one should always also look at the study material of the institute. सर क्वालिटी टीचर्स एंड स्टडी मटेरियल। क्यों अभिजीत, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी मायने रखता है? ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि हमारे मोमेंटम में स्टेप अप क्लासरूम्स थे, नॉइस प्रूफ क्लासेस थे और पैनल्स लगे हुए थे यहाँ पे पढ़ाने के लिए। वो ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम नहीं था यहाँ पे, और यही सब यहाँ पे था कि कोई पीछे भी बच्चा बैठा है तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाता था और वो डाउट अच्छे से पूछ सकता था। ये यहाँ पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे हम JEE क्वालिफाई कर पाए हैं और JEE एडवांस को क्रैक कर पाए हैं, IIT पहुँच पाए हैं बिकॉज ऑफ मोमेंटम।